अस्सलाम वालेकुम। आज कौन सी क्लास होगी? 7th। अच्छा जी बेटा, कल जो हमने काम शुरू किया था, पेज नंबर कौन सा था? 22। सवाल था फुल स्पीड एंटरप्राइज। हमने पीपीई का अकाउंट कॉस्ट पे खोला था, राइट। दूसरा कौन सा अकाउंट था? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। और तीसरा अकाउंट जो हमने खोला था वो था डिस्पोजल का, राइट। अच्छा जी, मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है? जल्दी से बोले। 65201300। और ये कितना था? 24450 डन है। अच्छा जी, फिर हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया था? आरबीएम यूज कर रहे हैं, डन। रेट कितना है? 15%, ठीक हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे हम लोग आए थे और वहीं से काम को हम रिज्यूम करते हैं। मुझे बताइए, हम लोगों ने एसेट डिस्पोज ऑफ किया और एक नया एसेट एक्वायर किया। आर वी क्लियर? एक पुराना एसेट जा रहा है और हमारे पास एक नया एसेट आ रहा है। तो पुराना एसेट जो जा रहा है उसके जाते समय हम लोगों ने क्या क्या काम करने होते हैं, मैं ज़रा स्लो चलने की आज कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ लोग का ये कंसर्न था कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, थोड़े से स्लो हो रहे हैं, ठीक। तो हम क्लास के एंड में एक फीडबैक ले लेंगे कि सर आज हम जो पेस जिस पे चले हैं वो आया कि तेज़ है या स्लो है, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक हो गया। और एक दफ़ा जब हम एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं तो फिर आपको मुझे आपके साथ किसी किस्म का कोई इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर चीज़ जो है वो मैनेजेबल है। तो बेटा इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग रखा, नो प्रॉब्लम। बताइए, हमने एक एसेट एक्वायर किया है, ठीक है जी, और उसके बदले हमारे पास से एक एसेट गया भी है। आप बताइए ये काम जो हुआ वो किस तारीख पे हुआ? जल्दी से बोलिए। ये कब हुआ? 1 अगस्त 2013, यानी कि फर्स्ट डेट बताइए 8/2013। डन है। क्या हुआ है? डिस्पोजल हुआ है। कॉस्ट कितनी है? ठीक है जी, तो पीपीई की कॉस्ट में से इसको रिमूव हमने कर दिया। बताइए एंट्री क्या बनी होगी? पीपीई क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डन। कितना? 8,50,000, ठीक। रेफरेंस क्या देंगे? पीपीई, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, जब हम पीपी की कॉस्ट में से उस डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को रिमूव करते हैं तो उसके बाद दूसरा काम हमने करना होता है वो उस डिस्पोज एसेट का अलाउंस खत्म करना होता है। अब आप बताइए, डिस्पोज एसेट का अलाउंस जो भी कुछ होगा वो इसमें पड़ा हुआ होगा, ठीक है जी। इसका मतलब इसमें से उस डिस्पोज एसेट के अलाउंस को करना है खत्म। आप बताइए डिस्पोजल हो कब रहा है? 1/8/13 पे हो रहा है। इसका मतलब अलाउंस को हम लोग देखेंगे इस तारीख पे मौजूद है कितना, जितना भी होगा वो रिमूव किया जाएगा, बिकॉज ये प्लस साइड है और ये कौन सी साइड है? माइनस। क्या हमें ये मालूम है अमाउंट? क्या ये मालूम है? नहीं मालूम। तो हम इसके लिए करेंगे एक वर्किंग कौन सी होगी? जल्दी से बताइए कौन सी वर्किंग होगी? बोले। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। हाँ जी बताएं, एसेट जो डिस्पोज हम कर रहे हैं उसका ये मालूम करना है। एसेट एक्वायर कब किया गया था? जल्दी से बोलिए एक्वायर कब किया गया था? या एक काम ये करते हैं हम लोग कि हम देख लेते हैं कि हमें वर्किंग करनी कौन कौन सी है, ठीक। जितने हवाले से जितने सवालात में एडजस्टमेंट है वर्किंग करनी कौन कौन सी, फिर एक दफ़ा जब हम लोग वर्किंग तय कर लेंगे कि ये वर्किंग करनी है तो उसके बाद सिर्फ हमारा फोकस वर्किंग पे होगा। यानी कि हमें अभी ये मालूम करना है। जब ये मालूम होगा तो यहाँ पे आएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो बेटा फिर हमें कहाँ जाना होगा? बोलिए, यहाँ जाना होगा। क्या मेरे साथ हैं आप यहाँ पे? इसका मतलब ये भी आएगा वर्किंग 1 से आएगा, ठीक। ये भी हमने मालूम कर। अब बताइए दो काम हमने कर लिए, एसेट को क्रेडिट किया, डिस्पोजल को डेबिट किया। दूसरा काम कौन सा करना है? हमने अलाउंस को डेबिट करना है और डिस्पोजल को क्रेडिट करना है। हमने इस काम को करने के जब गए थे तो हमने देखा है मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमने वर्किंग का नोट दे दिया। इसके बाद फिर कौन सा काम होता है? सर जो न्यू एसेट आ रहा है
जो न्यू एसेट आ रहा है, अब मुझे बताइए वो है कितने का? बोलें शाबाश, 9 लाख का। ये भी कब हो रहा है? 1813 पे हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बोलिए शाबाश, कितने का एडिशन हो रहा है? 9 लाख का हो रहा है। इसकी जब हम लोग सिंपल एंट्री बनाते हैं या कंपाउंड एंट्री अगर हम लोग बनाए, तो एंट्री क्या बनाई थी हमने? न्यू एसेट डेबिट कितना? 9 लाख, कैश क्रेडिट कितना? 3.5 लाख, और जो डिफरेंस आया कितना आया? 5.5 लाख का। हमने 5.5 लाख को क्या बोला? सर ये वो कीमत है जिसपे हमने अपना एसेट सामने वाले शख्स को दे दिया। ठीक, ये वो वैल्यू है जिसपे हमने अपना एसेट सामने वाले शख्स को दे दिया। तो कल हमने बात बोली थी कि हमने सामने वाले शख्स को इतने में ये चीज टिका दी। डन। आप बताएं एंट्री बनेगी क्या? पीपी डेबिट कितने से? 9 लाख से। कैश क्रेडिट कितना? 3.5, और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल कितने से आएगा? 5.5। या तो इस 9 लाख को आप ब्रेकअप में शो करें, किस तरह से? 3.5 और 5.5। 3.5 रखते हैं तो रेफरेंस आ रहा होगा किसका? बोलिए, कैश का। और फिर रखेंगे 5.5, तो रेफरेंस किसका दे रहे होंगे? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। आप इस तरह से काम करो, अगर ऐसे नहीं करते तो स्ट्रेट अवे कितना कर दो? बोलिए 9 लाख। होपफुली मसला नहीं होगा। अब बताइए वो जो डिस्पोजल का अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने एंट्री क्या बनाई है? बोलिए, न्यू एसेट डेबिट कितना? 9 लाख, कैश क्रेडिट कितना? 3.5 लाख, और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल कितना हुआ? बोलिए 5.5 लाख। इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे हमारा हिट हो रहा है। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? न्यू एसेट की वजह से। कितना आया? बोलिए शाबाश, 550,000 यहाँ पे आ गया। डन। अब सर जब ये होगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि हमें इस ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ या लॉस हुआ। और गेन या लॉस पता करने के लिए याद करें, कल हमने एक बात की थी कि हमारे हिसाब से हमारा एसेट कितने का था? 1000 का। उसकी वैल्यू कितने से कम हो चुकी थी? बोलिए 600 से। तो जब हम मार्केट में पुराना एसेट दे के नया एसेट लेने गए थे, तो हमारे हिसाब से वो था कितने का? 400 का। याद आ रही है बात? फिर हमने बोला हमें एक नया चीज चाहिए, तो हमने क्या किया? न्यू एसेट अपने पास डेबिट किया, कुछ हमने कैश पे किया, और कुछ हमारे पुराने एसेट की कीमत लग गई। तो अगर हमारे हिसाब से हमारा एसेट जो था वो 400 का था, और हमने उस एसेट को कितने में सामने वाले शख्स को दे दिया? अगर 600 में दे दिया, तो सर हमें 200 का वहां पे क्या हो गया था? गेन। हमने लेकिन वहां पे दिया कितने में था? याद आ रही वैल्यू? कितने में दिया था? 500 में। तो हमें वहां पे 100 का क्या हो गया था? गेन। तो पुराना एसेट जिस कीमत पे आप सामने वाले शख्स को दे देते हो और साथ साथ कुछ कैश भी पे कर रहे हैं, तो जिस कीमत पे आपने अपना पुराना एसेट सामने वाले शख्स को दिया है, उस वैल्यू को नाम क्या देते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल। डन हो गया। 8.5 जब ये आ जाएगा, और फिर जब ये होगा, ठीक, इसके सामने जब इसका अलाउंस आएगा तो क्या आ जाएगी? बोलिए बुक वैल्यू आ जाएगी। डन। बुक वैल्यू आ जाएगी। और बुक वैल्यू मिसाल के तौर पे अगर कम है और हम अपना पुराना एसेट ज्यादा में उसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हमें गेन देगी या लॉस? गेन। होपफुली बात समझ आ गई। लेकिन ये काम सब कब कर सकते हैं? जब हमें ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये काम एक तरफ हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सी ट्रांजैक्शन है? 3 न्यू व्हीकल्स वर परचेज्ड। आप बताइए 3 न्यू व्हीकल्स वर परचेज्ड कब खरीदी गई हैं? जल्दी बोलिए। 1 दिसंबर 2013। डन। एडिशन। हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो भी उन 3 व्हीकल्स की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। अगर ईच करके दिया हुआ है तो बताइए कितना बनता है? 3750,000। डन। इसके बाद बताइए, कुछ और लिखी हुई थी बात इसमें? सिंपल उसने बोला कि 3 न्यू व्हीकल्स खरीदी गई हैं। समथिंग एल्स? फिर इसके बाद क्या हो रहा है? अगली ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन वही है, अगली ट्रांजैक्शन है। अगली यानी कि पहली ट्रांजैक्शन हो गई है, हमें समझ आई। दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन में कोई अहम बात नहीं थी। सिंपल हमने क्या किया? पीपी के कॉस्ट अकाउंट को डेबिट किया और डेट के साथ मेंशन कर दिया। फिर तीसरी बात क्या बोलता है? क्या हुआ है? 1 फेब को हमने क्या कराई है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है। ठीक है जी। और उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से क्या आउटकम निकला? एफिशिएंसी बढ़ी है। तो याद करें, मैं अगर आपको कुछ रिकॉल कराऊं, हमारे पास एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंस।
रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के अंदर मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंस होता है इसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद मिलता है। फिर हमने आई 16 में पढ़ा था सब्सिक्वेंट कॉस्ट या सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, यानी कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब हम लोग फ्यूचर में खर्चा करते हैं तो जनरल रूल ये है कि उसको क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इजाफी बात ये की थी कि सर अगर वो खर्चा हमारी एसेट की कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को और लाइफ को क्या रख रहा है, क्वांटिटी को, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को क्या रख रहा है, बोली ये याद आ रहे हैं अल्फाज, 4-5 अल्फाज थे, अगर वो मेंटेन रख रहा है तो उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। और अगर उन खर्चों से लाइफ, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, क्वांटिटी या क्वालिटी में क्या आ रही है, बोलिए इजाफा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलिए उसको कैपिटलाइज करेंगे। डन। कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे इसने खुद बोला है कि उस खर्चे से क्या चीज बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है, तो इसका मतलब सर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। बताइए कब हो रहा है, 1 Feb 2014, कितना, 2.5 लाख। डन। अच्छा जी, इसके बाद बताइए, यानी कि यहाँ पे सर एक डिस्पोजल की बात हो रही है। आप मुझे बताइए यहाँ पे हमें कुछ 2 डेट्स बताइए, एक तो वो डेट बताइए जिसपे व्हीकल खरीदी गई थी, और एक वो डेट बताई जा रही है जिसपे उसको हम लोग बेच रहे हैं। तो आप बताइए किस डेट पे बेचा जा रहा है, 30 जून पे बेचा जा रहा है, 30 जून पे, इसका मतलब एक और डिस्पोजल आया। डन। जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट बेटा जल्दी से बताओ कितनी है जी, 1500,000, 15 लाख उसकी कॉस्ट है। आर वी क्लियर? अच्छा जी सर, अब हमें कुछ पता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी हम एसेट को अपनी किताबों से रिमूव करने जाएंगे तो एसेट की कॉस्ट में से उस एसेट की कॉस्ट को निकाला जाएगा, और तो और एक काम हाथों हाथ हमने करना होता है, वो क्या कि उस एसेट का जितना भी अलाउंस होता है, देखो ये मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ तो जहनों में बात बैठ रही है, ये नहीं है कि आपने ये कर दिया चलो मेरे भाई आगे बढ़ो। जिस टाइम आपने एसेट की कॉस्ट में से उसकी डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया तो उसी लम्हे आपने किस चीज की तलाश करनी है कि उस एसेट का अलाउंस कितना है। आप बताइए कब हो रहा है डिस्पोजल, 30/6 पे हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। आप बताइए क्या इस एसेट का हमें अलाउंस मालूम है या नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो सर देखें, मुझे किसी ने भी आके कान में मशवरा नहीं दिया बेटा वर्किंग 1 होगी तो वर्किंग 2 होगी तो वर्किंग 3 होगी। मैं सिनेरियो के साथ चल रहा हूँ, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे खुद क्लू मिल रहा है कि अब मैंने कौन सी वाली वर्किंग करनी है। बोलिए वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे मैंने क्या मालूम करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट, ये दूसरे डिस्पोज एसेट का मालूम करना है। समझ आ गई बात सर? अब एक काम ये करते हैं कि पीपी में यहाँ पे लिख दिया कितना, बोले 1500,000। डन। 2 डिस्पोजल है तो हमने इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। यहाँ पे बेटा मुझे बताइए क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस वर्किंग से लेके आएंगे हम लोग, वर्किंग नंबर कुछ 2 शू करेंगे। डन। आप बताइए हमने एसेट बेचा कितने में है बेटा, कितने में बेचा है, 13,50,000 में हमने उस एसेट को बेचा है। ठीक सर, गेन हुआ है लॉस, इस बात का जवाब सिर्फ हमें कब मिलेगा, जब हमें उस एसेट की क्या मालूम होगी, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू पता करने के लिए कॉस्ट और अलाउंस का पता होना जरूरी है। ठीक, कॉस्ट तो मालूम है, अलाउंस मालूम नहीं है, तो अलाउंस के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट वर्किंग करेंगे। क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट भी हम यहाँ पे पता करेंगे, और जैसे ही अलाउंस पता चलेगा उसको यहाँ पे फिट करेंगे तो हमारे पास क्या मालूम हो जाएगा, गेन या लॉस। डन। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और बात, सारी बातें यही हैं। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या चीज़ अभी तक आइडेंटिफाई की है कि हमने वर्किंग 1 करनी है, वर्किंग 2 करनी है। ठीक है जी, जो कि मैं नहीं करूँगा आप करेंगे। लेजर्स के फॉर्मेट में आप देखें क्या डेबिट क्रेडिट पे आ रहा है, उसके हवाले से हमें कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहाँ पे मालूम करना है वर्किंग 1, वर्किंग 2। एक और चीज़ सर, ये तो हो जाएगा। अब एक तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सर यहाँ पे क्या आता है, बोलिए डेप्रिसिएशन। इसके लिए हम वर्किंग नंबर 3 करेंगे, और फिर जब वर्किंग 3 होगी तो हमारे पास इसका जवाब आएगा। क्या ये बात समझ आई? जिसका मतलब वर्किंग नंबर 3 में हम लोगों ने क्या मालूम करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ये है डिस्पोज एसेट। ठीक है जी,
एक ये भी पता करना है हमने, और तीसरी वर्किंग हमने क्या करनी है, बोलिए, डेप्रिसिएशन मालूम करना है। समझ आ गई बात कि हमने सवाल को, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कल के मुकाबले में अभी बात ज़रा समझ आ रही होगी कि चलना किस तरह से। तो जल्दी से हम लोग अब मालूम करते हैं बारी बारी, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट, दूसरा क्या दूसरे डिस्पोजल का, और फिर तीसरा हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन। जल्दी से आ जाइए, ये मिटा दूं, ठीक। वर्किंग 1, accumulated depreciation of disposed asset। हाँ जी, ये वर्किंग आपने करनी है। बताइए, शाबाश। एसेट एक्वायर कब हुआ था? एसेट एक्वायर कब हुआ था? 1 जुलाई 2011 को। सुनना, तो 2011 से 2012 बेटा पूरा साल बन गया, ठीक है जी। बताइए 8.5 मल्टीप्लाई बाय 15% किया, डन, तो बोलेंगे कितना आया? 1,27,500, 1,27,500, 1,27,500। इसको हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। समझ आएगा, कोई मुश्किल नहीं। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया, ये कब तक का आया? 31 ये आया 30 जून 12 तक का, ठीक है जी। डिस्पोजल कब हो रहा है? सर डिस्पोजल हो रहा है 1 अगस्त 2013। तो एसेट हमें बड़ा वाज़े पता है कि हमने अभी यहाँ पे मालूम करना क्या है और क्यों पता करना है, ये वाली बात हम लोग को क्लियर है। अच्छा जी, फिर बताइए 2012 से लेके 2000 बोलिए 13 कितना? 850 माइनस 1,27,500 का 15%। मैंने वर्किंग का पैटर्न रखा है कुछ इस तरह से कि हमें पिछली वाली वैल्यूज को आगे यूज करना आसान हो जाए। बोले 108,375। ये जो आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 30 जून 2013। बोलो बेटा, क्या करो? 2358 डन, ठीक है जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब तक का अलाउंस मालूम करना है? उसका जवाब जो है वो आपने यहाँ पे हासिल कर लिया था, 1813 तक का आपने मालूम करना है। तो देखिए पूरे 12 महीनों का, पूरे 12 महीनों का। अब मुझे बताइए 2013 के कितने मंथ्स का चाहिए मुझे जी? 30 जून तक का तो हमारे पास हासिल हो गया है। हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कब कर रहे हैं? 1 बोले अगस्त। तो इसका मतलब जून के बाद जुलाई का महीना लगा और फिर 1 अगस्त आ गई, और 1 अगस्त को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्पोज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें 2 महीने का चाहिए डेप्रिसिएशन या सिर्फ 1 महीने का? बोले 1 महीने का, 1 मंथ का चाहिए। डन। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा? 8,50,000 माइनस 235,875 मल्टीप्लाई बाय, बोलिए 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12। बोले 7677 कर दें, ठीक है जी। सम अप कीजिए, कितना बना? 243,552, 243,552, ठीक, डन हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, कितनी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं? वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, रेलेवेंट कौन सी हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए? देखिए जी, एक तो वैल्यू ये वाली रेलेवेंट है। आप मुझे बताएं, वे टू टेक दिस 243,552, कहाँ ले जाऊंगा मैं इसको? बोले आप बताइए कहाँ ले जाऊं? यहाँ ले जाऊं, यानी कि
243,552 यहां ले जाऊं बेटा, सबने तसल्ली कर ली, यहां चले गया सर 243,552 यहां आ गया ये क्लियर। इसका मतलब 243,552 हमारे पास कहां आया, हमें इस चीज का इल्म हो गया। अच्छा री, हाँ बताओ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन होता हुआ नजर आ रहा है या लॉस होता हुआ नजर आ रहा है? बिकॉज ये रही इसकी कॉस्ट, ये रहा इसका अलाउंस। तो पहले कॉस्ट माइनस अलाउंस करके बताएं बुक वैल्यू कितनी आ रही है। कॉस्ट माइनस अलाउंस करें तो बताइए बुक वैल्यू कितनी आई? 606,448। लेकिन सर हमने इस एसेट को सामने वाले शख्स को जो दिया है, ठीक, वो कितने में दिया है? 5.5 में। तो आप बताएं यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। मैंने आपसे बात कही कि डिस्पोजल अकाउंट में 1, 2, 3 वैल्यूज रखने के बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड पे तो क्या होगा? गेन होगा। और अगर क्रेडिट साइड पे आती है इन 3 चीजों के बाद तो क्या हो जाएगा? बोलिए लॉस। कितना लॉस है? 56,448 का यहाँ पे हो गया लॉस। होपफुली सबको ये बात समझ आ गई होगी। डन। अच्छा जी, तो हमारे पास W1 वाला काम हो गया है, ठीक है जी। और W1 को हमने उनकी जगहों पे प्लॉट कर दिया। आगे बढ़े। आगे हमने अब मालूम क्या करना है बेटा? अब देखें हमें सवाल चलाएगा कैसे? जब हमने सवाल को पढ़ा और हमने एक फ्रेम बना लिया कि भाई हमने ये चीजें मालूम करनी है, तो हमें इधर उधर देखने की, ये पूछने की जरूरत नहीं है बार बार। हमने वो वर्किंग ही आइडेंटिफाई कर ली थी कि वर्किंग नंबर 1 में हमने क्या करना है और क्यों करना है, वर्किंग 2 क्या है और फिर वर्किंग नंबर 3 क्या है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाली वर्किंग मिटा दूं, प्लीज साथ साथ कॉपी कर लें। मैं रुकूं, मुझे बता दिया करें प्लीज, थोड़ा सा हम लोग अलाइन हो जाए, क्योंकि आज से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें थ्योरी एरिया ज्यादा था। अब जो है वो सारा न्यूमेरिकल हो गया है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने बोर्ड पे काम करके एक तरफ हुआ, आपने हाथों हाथ कॉपी कर लेना है। कोशिश ये कीजिएगा कि कॉपी कर लें रादर देन हम इसकी पिक्चर्स लें। प्लीज रजिस्टर में कॉपी जरूर करना है आपने। जिन्होंने वर्किंग 1 वगैरह और सारा काम कर लिया है, मेरी गुजारिश ये है कि अब वर्किंग नंबर 2 पे चले जाएं, अपना काम रोके नहीं, वर्किंग नंबर 2 पे चले जाएं। तब के जिन बच्चों की वर्किंग भी 1 कॉपी हो रही है, वर्किंग 2 कुछ लोग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने वर्किंग 1 कर ली है। हाँ जी, मेरे ख्याल से वर्किंग 1 आपने कॉपी कर ली है। वर्किंग 2 पे मैं जाऊंगा और वर्किंग 2 पे जाने से पहले मैं कुछ इन चीज़ों को भी सर्कल करा रहा हूं कि इसका भी इस्तेमाल होना है, एक इस वैल्यू का और एक इस वैल्यू का भी इस्तेमाल होना है। अब वो कहां पे होना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सुने, एनी आइडिया? एक्सक्यूज मी, मैं अगर आपसे पूछता हूं बताइए इस 7677 का हम लोग एक और जगह भी इंपैक्ट ले जाएंगे। याद कीजिए मैंने एक एंट्री बताई थी और जो आप जानते भी हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। आप बताओ ये जो एसेट है 8.5 लाख वाला, हेलो, ये जो 8.5 लाख वाला एसेट है जिस साल हम बेच रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, ये उस साल क्या इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ? बोलिए हुआ है। कितने महीने? 1 महीने। तो इसका मतलब उस 1 महीने का डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में लाजमी तौर पे आना चाहिए। तो उसकी जो एंट्री बनी होगी वो बनी होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो हमने अलाउंस में तो उसको ऐड कर दिया, डन। और उसका दूसरा इंपैक्ट हमने कहां पे ले जाना होगा? 7677 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्पोज एसेट का डेप्रिसिएशन कितना शामिल करेंगे उसमें? 7677। ये वाली वैल्यू का भी इस्तेमाल होगा 235875 का। वो कहां होगा वो थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं, लेकिन 7677 वाली बात समझ आ गई। 7677 कहां पे जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो याद करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर में हमारे पास कितने तरह का डेप्रिसिएशन आना है? एक तो रिमेनिंग का आना है, एक एडिशन का आना है और डिस्पोजल का आना है, यानी कि 3 चीजें हमारे पास वहां पे आनी है। मैं ये वाला एरिया रब कर रहा हूं, ठीक है जी। वर्किंग 1 मुकम्मल हुई, वर्किंग 2 पे आ जाइए। वर्किंग 2
बोले जी एसेट जो 15 लाख वाला है, सही है जी, वो डिस्पोज ऑफ हुआ है 13.5 लाख में। ठीक, कितने साल हमने उसको इस्तेमाल किए? कितने साल हमने उसको इस्तेमाल किए? 2.5 साल इस्तेमाल किए। अच्छा जी, आप बताइए वो आया कब था हमारे पास? 1 जनवरी 2012। अब सुने, ये हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2000 बोले 12 से लेके 30 जून 12, हम पहले इसका डेप्रिसिएशन वर्कआउट करेंगे। बताइए कितना बनता है, कॉस्ट कितनी है? 1500,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12, बोले 112500। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 30 जून 12, 112500। अच्छा जी, फिर बताइए 2012 से लेके 2013 डेप्रिसिएशन आएगा 1500,000 माइनस 112500 मल्टीप्लाई बाय 15%। ठीक है जी, तो बताइए कितना आ जाएगा? 208125। दोनों को सम अप कीजिए, 320625। ठीक है जी, ये हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 30 जून 13। डन। मुझे कहां तक इस काम को लेके चलना है, इसका मुझे कौन बता रहा है? ये 30 जून कब हुआ है? 30 जून 14 पे ये काम डन। तो ये क्या है? 30 जून 13। इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है जी, तो 2013 से लेके 2014, बोलो बेटा 1500,000 माइनस 320,625 मल्टीप्लाई बाय, बोलिए 15%, 176,906। टोटल कीजिए 497531। सही हो गया। अब देखें, हमने वो वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। उन वैल्यूज को अब हमने लेके कहां पे आना है? कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किधर लेके आना है। जल्दी से बोलिए 497531। बेटा ये कहां पे आएगा? यहां आ गया 497531। क्लियर? ठीक है। इसके बाद 497531 डन। ठीक। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट कि इस एसेट ने हमें डिस्पोजल पे फायदा दिया या नुकसान। सुभाना, जल्दी से बताओ कितना आया? सोहाब, सुभाना, जल्दी से बताइए। गेन आ रहा नजर है मुझे 3473 डन। 347530 531। चलो जी, ये आ गया हमारे पास गेन। थोड़ा सा स्पीड अप प्लीज। ये भी काम हो गया। अगेन मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल और पूछता हूँ बेटा, मैं इस पे रुकूंगा नहीं क्योंकि ये सारा वही वाला काम था जो पिछले अभी हमने किया। यहाँ पे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, 176906 का हम लोग क्या करेंगे? सर हमने क्या किया? 176906 का हमने क्या किया? सर 176906 का हमने क्या किया? सर एक तो हमने 176906 को अलाउंस में ऐड किया, क्योंकि ये इस साल के 12 महीनों का डेप्रिसिएशन है तो अलाउंस बढ़ेगा, और तो और जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है उसमें भी इसको क्या कराया जाएगा? ऐड कराया जाएगा। तो इसका मतलब वो जो एसेट 8.5 लाख वाला था वो इस साल कितने महीने डेप्रिशिएट हुआ? बोलिए 1 महीने। तो उसका डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट बनेगा
इसी तरह से जो एसेट 15 लाख वाला है वो हमारे पास कितने महीने इस्तेमाल हुआ, बोलिए 12 महीने, यानी कि 1 साल, तो उसका भी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन का हिस्सा बनेगा, जो कि कितना अमाउंट 176,906 ये भी आएगा। और इस वाली वैल्यू का क्या इस्तेमाल करना है वो भी हम देखते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 जल्दी से कॉपी कर लें, बस सवाल ही हमारा मुकम्मल होने वाला है, थोड़ा स्पीड पकड़ें। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आरबीएम इस्तेमाल हुआ है और 2-2.5 साल की कहानी है। अब अगर यही कहानी होती, लाइफ होती 15 साल 20 साल, और वो बता रहा होता कि हमने 7वें 8वें साल जाके उस एसिड को सोचा कि हम डिस्पोज करते हैं, अब हमारे जहनों में क्या इम्पैक्ट आएगा, अरे यार ये जो एक्यूमुलेटेड है वो तो पूरा सफ़ा हमारा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा उस चीज़ को पता लगाने में कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसिड का है कितना। इस पर्पस के लिए मैंने आपसे कुछ बातें की थी कि अगर हम आरबीएम को यूज़ कर रहे हैं और लाइफ हमें बता देता है वो 10 15 20 साल, ठीक, और हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे 7वें साल में 8वें साल में, तो सर वहाँ पे हम लोग इतनी लंबी वर्किंग को तरजीह नहीं देंगे। हमने वहाँ पे क्या काम करना होगा, पावर शावर लगा के पहुँचना होगा। और वहाँ पे भी मैंने 2 बातें बताई थी कि अगर एसेट एक्वायर हो रहा है साल के शुरू में तो कॉस्ट से आपने आगे बढ़ना है, और अगर एसेट एक्वायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो बेटा मैंने आपको बात बताई थी कि जो भी नेट बुक वैल्यू आ रही है ना वहाँ से आपने आगे की तरफ मूव ऑन होना है। यहाँ तो देखिए 2-3 साल है ना, तो हमने इस काम को पावर शावर लगा के नहीं किया। ऑल्दो अगर आप पावर लगा के करना चाहें ना तो आप लम्हों में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। क्या वर्किंग 2 को मैं हटा दूं? पावर से अगर आप करते हो तो अभी कौन सा सिनेरियो है? ऐसे ही चले मैं आपसे पूछता हूं, बेटा बात बताओ, मुझे एक बात बताइए कि जो डिस्पोज एसेट था 8,50,000 वाला, सही है, जो एसेट 8.5 लाख वाला था, डन है, उसका जिस साल डिस्पोजल हो रहा है उसके 1 महीने का मुझे डेप्रिसिएशन, मेरी फरमाइश है, मुझे अभी आप हाथों हाथ बताएं। मैं पता है क्या करूंगा, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 85% की पावर 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 1/12। पता नहीं सर क्या बोला आपने, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 85% की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12, वही आएगा। छुट्टे नहीं है वरना वो दे देता भाई, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, उस चीज को हम लोग कर रहे हैं इग्नोर। ये वो रीजन था जिस वजह से वो मैंने उस टाइम उस एरिया पे थोड़ा सा टाइम लगाया था। बेटा क्या ये बात समझ आई? इसी तरह से अगर मैं जानना चाहता हूं 176,906 डन, तो मैं क्या करूंगा, सर चूंकि एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ना, अब मुझे चाहिए जिस साल ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसके पूरे 12 महीनों का। अभी बताता हूं मैं क्या करूंगा कि जब एसेट एक्वायर किया, साल खत्म होने से 6 महीने पहले एक्वायर किया, तो मैं आपसे बोलूंगा जल्दी से मुझे बताओ बुक वैल्यू उस साल की क्या थी जिस साल एक्वायर किया था। आपने क्या किया, 1500,000 माइनस 112500 किया, डन डन। जो भी जवाब आया उसको मल्टीप्लाई कराओ 0.85 से, मल्टीप्लाई कराएं 15% से, वन 176,906। जब मैं ये बात वर्बली आपसे कर सकता हूं तो यार आपने इस चीज को समझा था, तो थोड़ी सी आप रिटन प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, कुछ लोग होंगे यार ये क्या चल रहा है, पावर शावर ये वो, ये वाला काम हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके समझा था, ठीक। जब मैंने इसके लिए सिर्फ वर्बल बात की और आपको समझ आ गई बात, तो इसका मतलब अगर आप उसी काम को थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं समझ आई, डन। तो मैंने कोई जबरदस्त बात नहीं की, मैंने क्या किया, 1500,000 माइनस 112500 किया तो बुक वैल्यू आ गई, क्योंकि एसेट एक्वायर हुआ था ड्यूरिंग देयर। सर आपने कहा था बुक वैल्यू से आप आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो जो भी जवाब आया उसको आपने मल्टीप्लाई कराया 85% से, पावर उसकी लूंगा मैं 1। अब वो क्या है, इस काम से आप लर्न नहीं करना, समझ आ रही है बात, सही है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो वो जो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे जो कराई थी ना, उससे आप उस सिनेरियो को कैच करना। जब वहां से वो कैच हो जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मसला ही नहीं है,
जाने एक बात सुनिए सर, ये कैरिंग वैल्यू का पता लगाना हमारे लिए जरूरी, क्या वाकई में बहुत जरूरी है? सुनो इधर जरा सुनिएगा सर, ये जो कैरिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसकी अहमियत क्या बहुत ज्यादा है? जवाब देता हूं सर, जब हम पुराना एसिड दे के नया एसिड लेंगे तो उस वक्त हमें अपने पुराने एसिड की बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। हेलो, तो बुक वैल्यू पता होने के लिए सर उसका अलाउंस का पता होना भी जरूरी है। तो कॉस्ट माइनस अलाउंस करेंगे तो क्या आएगी बोलिए? बुक वैल्यू। अगर हम एसिड को एक्सचेंज नहीं करें, सिंपल डिस्पोजल कर रहे हैं कैश पे, तो सर वहां भी हमें क्या चाहिए बोलिए? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू पता करने के लिए अलाउंस। ये दूसरी बात। सर हम लोग अपने एसिड की लाइफ को रिव्यू किया, लाइफ में चेंज आया, तो वहां भी हमें क्या चाहिए फर्दर अकाउंटिंग करने के लिए? बुक वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू में चेंज हुआ, तब भी हमें वहां पे क्या चाहिए फर्दर अकाउंटिंग करने के लिए? बुक वैल्यू। सर डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंजेस आ रही हैं, तो अब जो फर्दर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे भी हमें क्या चाहिए बोलिए? बुक वैल्यू। सर जब हम लोग कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे तो हमें वहां भी क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बोलिए? बुक वैल्यू। यानी कि बुक वैल्यू की तारीफ में सर 2-3 कलाम जरा अर्ज कीजिएगा। तो मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि डिस्पोजल होगा तो बुक वैल्यू चाहिए, एक्सचेंज होगा तो बुक वैल्यू चाहिए, लाइफ चेंज होगी, स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी, मेथड चेंज होगा तो क्या चाहिए बोलिए? बुक वैल्यू। सर जब हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होंगे वो क्या होता है, वहां भी हमें क्या चाहिए बोलिए? बुक वैल्यू। तो इसका मतलब बुक वैल्यू इतनी डिमांडिंग है, और बुक वैल्यू निकालने के लिए सर अगर कॉस्ट हमें पता है तो हमें दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि हमारे पास बुक वैल्यू आ जाए बोलिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपने वर्कआउट सही नहीं किया तो बुक वैल्यू गलत, और आगे जो भी आप लेके चल रहे होंगे उसके अंदर उसका इंपैक्ट आएगा। अब एक और बात सर, हम लोग आज तक उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, उस प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? फॉर एग्जांपल ये केनिस की बिल्डिंग है सर, एक यहां पे ग्राउंड फ्लोर है और एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर है। अज्यूमिंग हमने क्या किया कि आज से पहले ये दोनों फ्लोर केनिस के इस्तेमाल में थे, तो वो केनिस इसकी अकाउंटिंग कर रहा होगा एज पर IAS 16। याद आ रही है बात? IAS 16 ने पीपी की डेफिनेशन क्या बताई थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं बोलिए? टेंजेबल एसेट जिनकी लाइफ बोले 1 साल से ज्यादा की होती है। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन का। अब उसने बोला आगे 3 बातों में से अगर एक भी बात मीट हो गई ना तो इसका मतलब पीपी की डेफिनेशन मीट हो गई। मैं रिवाइज करवा रहा हूं सर, उन 3 बातों में से कौन कौन सी बातें हैं? या तो उसका इस्तेमाल हो रहा होगा बोलिए प्रोडक्शन में, या तो हम लोग सर्विसेज की सप्लाई या फराहमी के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, डन, या तो हम लोग क्या कर रहे होंगे एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, या तो क्या होगा बोलिए रेंटल पर्पस, डन। चारों या तीनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब भी वो किस में आएगा? पीपी में। इन तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए भी होगा तब भी वो किस में आएगा बोलिए? पीपी में। सर आज से पहले प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे बिजनेस यूज के लिए, हमने अब डिसाइड ये किया कि यार इससे हम लोग वो बेनिफिट्स जनरेट नहीं कर पा रहे, तो एक फ्लोर क्यों ना हम उसको किराए पे दे दें। जरा बात समझिएगा। तो सर जब उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमारे हाथ में नहीं रहा, हमने उसको किसी को किराए पे दे दिया, तो इसका मतलब अब वो प्रॉपर्टी जो है वो हमें किस सूरत में कमा के दे रही है बोले? रेंटल्स। तो इसका मतलब सर रेंटल की अकाउंटिंग IAS 40 के मुताबिक होती है। तो इसका मतलब आज से पहले वो प्रॉपर्टी किस स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रही थी बोलिए? IAS 16। अब क्या हुआ? 16 से हम लोग कहां जा रहे हैं बोलिए? 40। तो 16 से 40 में जाने से पहले वो बोलेगा जरा सब्र करो, रुको जरा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे पास उस प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है। और कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट और उसका अलाउंस का पता होना जरूरी है। ये मैंने चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज किए थे कि अगर आपको कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो उसके पीछे जो डेंट पड़ा हुआ है वो डेंट किसने मारा था बोलिए? ये जो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन थी ना, अगर आपका इस पे ग्रिप नहीं थी तो इसका मतलब इन सारी बातों पे जिसका मैंने भी जिक्र किया उसके ऊपर डेंट पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि कैरिंग वैल्यू कितनी अहमियत रखती है थ्रू आउट हमारे सिलेबस में। डन हो गया। अब देखिए ये वाली वर्किंग में मिटा रहा हूं। वर्किंग नंबर आप आ जाइए 3 पे, और वर्किंग नंबर 3 क्या है बेटा? मालूम क्या करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन। बोले शाबाश। एक आएगा रिमेनिंग का, एक आएगा डिस्पोजल का, दूसरा भी आएगा डिस्पोजल का,
हाँ जी, एक काम करते हैं, डिस्पोजल का एक ही रख दिया, एडिशन का भी एक रख दिया, जो भी होगा ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस करके फाइनल वैल्यूज हम लोग यहां रख देंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारे एसेट्स का कितना आएगा, ये आप लोग जरा बताइए, या आप मुझे टोटल बता दें, फिर मैं देखता हूं कि आपका और मेरे जवाब में क्या डिफरेंस आता है। कितना बताया? 68822। चलें जी, ये एक जवाब आया। 6507740। अच्छा जी भाई साहब, और दुकान में आपकी क्या क्या है? जी बेटा बोलिए प्लीज। 10322। और क्या क्या है आपकी दुकान में भाई साहब बताइए। हाँ जी, मोहम्मद एहतशाम 6474110। 6474110। बाकी सलमान आप क्या कहते हैं? जी बाकी लोग बताइए, शाबाश। आयशा, जवेरिया, मारुख, जी बताइए, शाबाश। अभी तक कुछ क्लासेस में मैं आप लोग के साथ जो लाइव आते थे इंटरेक्शन नहीं होता था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग अपना पूरा कम्युनिकेशन रखेंगे जी। तो मेरी नज़रें आप लोग के ऊपर हैं। रिबाल, एहतशामुल्ला, वानिया, नहीं भाई, दुकान में हमारी वैरायटी बहुत सारी है। 59903658। इतना बड़ा फ़ोन नंबर भाई, 50039 6064488। यार अब बस दुकान बंद करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा चलें। आप अभी यहाँ पे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कीजिए, ठीक? और मैंने आपसे सिर्फ पूछना चाहा क्या है। अब जरा देखो, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मारूंगा डेंट, सही है? मैंने आपसे सिर्फ पूछा क्या है कि बाबा अल्लाह के नाम पे मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें कितना आएगा। और हमारे पास देखें माशाल्लाह इतनी सारी वैरायटी, और जो लोग नहीं बता रहे उनकी जवाब डिफरेंट ही होंगे। इसका मतलब मैंने अभी कुछ बातें की थी कि कैरिंग वैल्यू निकालना हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। उसके हवाले से मैंने 2 4 नहीं 5 6 आपसे एग्जांपल्स डिस्कस की। डिस्पोजल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लाइफ चेंज है, स्क्रैप वैल्यू चेंज है, मेथड चेंज है, या हम आई 16 से किसी और स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, या हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ठीक सर, वहां पे शर्त क्या है आगे बढ़ने से पहले? बाबा कैरिंग वैल्यू बताओ, फिर दूसरी बात होगी। और कैरिंग वैल्यू के लिए कॉस्ट मालूम अगर है तो दूसरी चीज का पता होना क्या जरूरी है? डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं मालूम तो उसका मतलब कैरिंग वैल्यू फेल। आइए इधर बेटा बात सुनिए, सुनो। मैं यहां पे रिमेनिंग की बात थोड़ी देर में करता हूं। डिस्पोजल, हमारे पास 2 एसेट का डिस्पोजल हुआ है, ठीक? मुझे वर्किंग नंबर 1 से बताइए कितना था? 6766, ये वर्किंग 1 से उठाया, और 7677 वर्किंग 1 से उठाया, और 1690 176
ये वर्किंग 2 से उठाया। आर बी क्लियर? अब मुझे बताइए इन दोनों का सम कितना है? 184,583। क्या किसी भी भाई बहन को इस वैल्यू में कोई मसला तो नहीं है? सर यहां पे हम डिस्पोजल के लिए सुनो अलग से कैलकुलेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पिछली वर्किंग में उसको अलग से वर्कआउट कर चुके हैं, तो कॉपी पेस्ट डन। इसी तरह से आप मुझे बताइए, हेलो, हम लोगों ने जो एसेट्स एक्वायर किए थे 3 डन, इनकी डेट्स मैंने यहां पे जान के मेंशन की है बिकॉज डेट से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा कि कितने महीनों का आना चाहिए। तो आप बताइए 9 लाख वाले एसेट का डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का आएगा? 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय, बोलिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बताइए कब कितने मंथ्स का आएगा? ये 8वां पहला महीना है, सही है नहीं? या दूसरा? नो बेटा, जून अगर ईयर एंड है तो जुलाई, सॉरी जून अगर ईयर एंड है तो जुलाई क्या होगा? ईयर स्टार्ट। लेकिन जुलाई तो 7वां महीना होता है, ये कौन सा महीना है? 8वां। तो अब आप मुझे बताइए कितने मंथ्स का आएगा? आर यू श्योर कितने मंथ्स का? 11 महीनों का, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने? 5। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 और अगले साल के 6, 6, 5 कितने हुए? 11। तो इसका मतलब ये जो 9 लाख वाला एसेट है इसका डेप्रिसिएशन आप कितने मंथ्स का लेंगे? बोले 11 महीनों का। बता दें, कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता दीजिए कितना आया। 1, 2, 3 डन। मैं इसकी कैलकुलेशन यहां पे शो नहीं कर रहा हूं, डन है। इसी तरह से मुझे बताइए कि 3750,000 का 15% लेंगे, लेकिन कितने महीनों का आएगा ये? 7 मंथ्स का। श्योर 7 मंथ्स का, जिसमें 14 के कितने महीने? 6 और 13 के कितने महीने? 1। तो कितना बन गया अमाउंट? 328 125। ठीक हो गया दी। इसी तरह से बताइए ये जो आखिरी है हमारे पास 2.5 लाख वाला कितना आएगा? 15625। बोलिए टोटल कर लें। नहीं, देखें हम लोगों ने अभी सवाल यह है, सर ये जो 2.5 लाख का हमने खर्चा किया कैपिटलाइज हुआ। हेलो, 2.5 लाख का खर्चा जो किया वो कैपिटलाइज हमने किया। मेरे साथ रहिएगा सर, वो जिस एसेट पे 2.5 लाख का खर्चा हुआ, ठीक, वो एसेट इसके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करके लग रहा होगा, जो कि कहां आएगा? बोलिए रिमेनिंग के अंदर आ जाएगा। लेकिन 2.5 लाख वाला किधर मौजूद नहीं है? इस वैल्यू में मौजूद नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, हम आपको जरा अलग से प्रोटोकॉल देते हैं, 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन हमने यहां पे वर्कआउट कर लेना है। ठीक हो गया? जो कि हमारे पास आ चुका है। बेटा यहां तक साथ हैं? कितना है टोटल? 467,500। अब मुझे बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इन दो में कहीं मिस्टेक की हो? अगर की है तो प्लीज सेटल डाउन कर लें। सही है? अभी अगर मिस्टेक थी, फालिहा बेटा क्लियर है, ये दोनों चीज डन। अब जो उमूमन मसला आता है वो किसके अंदर आता है? रिमेनिंग का। चलें, अब मैं जितने भी यहाँ पे आप लोग के कारनामे थे उसको साइड पे कर देता हूँ। समझे, वो बात हुई ही नहीं थी। अब मुझे सिर्फ बता दें रिमेनिंग का कितना आ रहा है। रिमेनिंग का बताइए। चलो, दो बातें हमने अज्यूम किया, जो मेरा आ रहा है वही आपका भी आ रहा था अज्यूम्ड। यहां पे बता दें। हाँ जी, रिबाल, वानिया, आयशा। मुझे जवाब बताएं, जवाब। मैं कॉस्ट वॉश नहीं। 587
5871 आगे भी 82.587128.4 चले, ये तो एक जवाब आया फालिया, आया तो सही ना, बाकी बोलें। अच्छा क्या आया? 596262 584359 ये तो गोल्डन नंबर है। हाँ 584359 आप लोग तो बताइए। एहतशाम 58222037 हाँ 582033 बेटा मैं इतनी देर से यही बात कर रहा हूँ रिमेनिंग का। कितना? 94 60216 देखिए मैं जान के क्यों आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे डाउट था कि यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। सर आरबीएम तो हमने पीआरसी 4 में भी किया हुआ था ना। तो 946 5791 58222037 58 चलो ठीक है भाई, एहतशाम आपको एतराज अगर हो 58222037 चले रब करें। अच्छा जी देखिए बात सुनिए बेटा, क्या हम सब लोग आरबीएम का फॉर्मूला जानते हैं? मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं पहले वर्बली बात करूंगा। बहुत सिंपल सी आसान सी बात है। अगर सब लोग का जहन एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता तो भाई इतनी सारी मार्केट में वैरायटी नहीं होती। ठीक, इसका मतलब अभी आपको भी ये पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ नया उसके अंदर ब्लंडर कर रहे हैं। बेटा बात सुनिए, आरबीएम में फॉर्मूला क्या होता है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। सर ये तो पता है, ठीक, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये बात हमें मालूम है। अब सुनो, एक्सक्यूज मी, रिमेनिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? सुनना, 65201 300 माइनस 8.5 माइनस 15 लाख, दिस इज रिमेनिंग कॉस्ट। डन, होल्ड ऑन, रिमेनिंग कॉस्ट, ठीक, यहां तक साथ माइनस होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, एट ईयर स्टार्ट, रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट ईयर स्टार्ट। चलें ये बात रिमेनिंग वाली समझ नहीं आई, मैं नंबर से बात करता हूं। 24450 500 डन, ठीक है जी। इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा आपके पास 23587, ढूंढे कहां से उठाया मैंने ये, उसमें से माइनस होगा 23587, ये माइनस होगा 23587, ये माइनस होगा, फिर इसमें से माइनस होगा 320625, ये माइनस होगा, समझ आ रही बात, ये माइनस होगा, एक तो माइनस हुआ आपके पास 23585, ये माइनस हुआ, फिर माइनस क्या हुआ इसमें से 320625, ये माइनस हुआ। तो हमारे पास क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गया, किसका? रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गया। डन है सर? चलें, वैल्यूज तो आपने बता दी, लेकिन ये वाली वैल्यूज हम ले क्यों रहे हैं? ये वाली वैल्यूज हम ले क्यों रहे हैं? हम ये वाली वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे? 243552 क्यों नहीं लिया?
और हम लोगों ने 497,531 क्यों नहीं लिया? सर ये जो 243,552 जो है ना, सुनना, इसमें पिछले सारे सालों का महीनों का मौजूद है, ठीक, और इस साल के एक महीने का भी मौजूद है। डन है? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो बेटा, अब मैं यहां पे जरा वर्किंग कर रहा हूं रिमेनिंग के लिए, कुछ बात समझ आई कुछ नहीं आई, यहां से इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा। 65,201,300 डन, माइनस 850 माइनस 1500,000, ये आ गई रिमेनिंग कॉस्ट। अब सुनिए, 244,505,100। एक बात बताइए, ये जो है 244,505,100 ये किस डेट पे मौजूद है? डेट बताओ। 1 जुलाई 2000 बोले 13, 1 जुलाई 2013, ठीक, 1 जुलाई 2013 बोले, या 30 जून 2013 बोल दूं? 30 जून 2013 बोल दूं? ठीक है जी। इसका मतलब 30 जून 2013 पे कुल मिला के जो डेप्रीसिएशन मौजूद है वो कितना है? 244,505,100। अब क्या हुआ कि दो एसेट इसमें से डिस्पोज हो रहे हैं। डन है? दो एसेट यहां से क्या हो रहे हैं? डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो आप बताओ, उन डिस्पोज एसेट का ये रहा 1 महीने वाला, और ये रहा कितने? 12 महीने वाला। उसको हमने अलग से अकाउंट फॉर कर लिया। अब मैं यहां से क्या करूंगा? 244,505,100 दिस इज रिमेनिंग कॉस्ट में से माइनस क्या करूंगा? रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट ईयर स्टार्ट। तो मुझे बताइए 244,505,100 किस डेट पे? मैं फिर से आपसे पूछता हूं, 30 जून बोले 13, ठीक। अब बताएं, वो जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं दो हैं, उनका जरा देख के बताना 30 जून 13 पे कोई अलाउंस मौजूद है नहीं मौजूद? कितना है? शाबाश बताइए। 30 जून 13 पे मैंने लिखवाई थी, डेट्स लिखवाई थी। 30 जून 13 पे कितना है? 235,875। इसका मतलब 235,875 किस में मौजूद है? सर इसमें मौजूद है। तो सर इसके अंदर क्या ये मौजूद नहीं है? सॉरी, इसके अंदर 243,552 मौजूद नहीं है। इसके अंदर 243,552 मौजूद नहीं है। इसके अंदर मौजूद है कितना? बोलिए। 235,875 मौजूद है, क्योंकि 235,875 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये किस तारीख पे है? 30 जून 2013 पे। हुज़ैफा ये वाली बात समझ आई? तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? कितना माइनस करेंगे? 235,875 ये माइनस किया। बेटा ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट एट ईयर स्टार्ट। Accumulated depreciation, what is this? 235,875. Accumulated depreciation of disposed asset at year start. Done. एक और माइनस होगा। Accumulated depreciation of disposed asset 2 जो है वो भी at year start वाला, बताइए कितना है? 320,625। ये हुआ। अब क्या करेंगे? सिंपल इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से? 15% से। तो हमारे पास रिमेनिंग एसेट्स का आ जाएगा डेप्रिसिएशन 584,3595। कुछ लोगों का क्या ये जवाब आया था? 584,3595 ये आया था। जिसका भी आया था यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ 584,3595, यानी कि इतने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही था। हाँ जी बताइए, क्या ये वाली बात समझ आई? आयशा, मारूख, एहतशाम, रिबाल, वानिया, जल्दी से बताइए। कितना? 6495678 6495678। बेटा अच्छा खासा टाइम हमने इस पे लगा दिया है। अब अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से।
चलें जी, मैं आगे बढ़ूं। हमारे जब भी मैंने आपसे बात की थी, जब भी पास्ट पेपर्स वगैरह के सवाल आएंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ इतना ही टाइम लगेगा। और मैंने आपसे क्या बात कही है कि जितने तकरीबन पास्ट पेपर के सवाल हैं, कम से कम 10 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर के सवाल, जितने भी टॉपिक मेरे जिम्मे हैं वो मैंने कराने, और उनकी एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरह से की जाएगी। आपके जिम्मे सिर्फ क्या काम होगा, जो काम इतनी मेहनत से हमने क्लास में किया है उसको घर जाके आपने भी इज्जत देनी है। एक दफ़ा 2 दफ़ा वो डिपेंड करता है कि आप खुद कितना उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ पे आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। चलिए जी, अगले सवाल पे मूव करते हैं। पेज नंबर कौन सा जी? शीट एक्स्ट्रा मैंने भिजवाई तो थी, ये पीछे पास ऑन करते हैं। हाँ जी, पेज नंबर कौन सा है? 23। आइएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्लांट मशीनरी ऑफ अल्फा। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी स्पीड लूंगा मैं। As at 1st January 2018, balance of cost and accumulated depreciation amounting to इतना। On 1st April 18, an old machine having fair value of 3,40,000 was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of 6,80,000. The list price of the new machine was 11,30,000. The old machine had been acquired for 8,70,000 on 1st September 2015. क्या ये बातें जो भी यहाँ पे पढ़ी गई हैं समझ आई? यानी कि पुराना एसेट दे रहे हैं हम लोग और नया एसेट हम लोग ले रहे हैं। पुराना एसेट मेरे भाइयों बहनों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, जब हमारे पास से पुराना एसेट जा रहा है तो उसकी अकाउंटिंग करते वक्त जहनों में बात क्या होनी चाहिए? सर पीपी की कॉस्ट में से निकालेंगे 1, उसका अलाउंस खत्म करेंगे 2, ठीक। तीसरा काम क्या होगा? सर वो जो न्यू एसेट आ रहा है, अब सुनिए, वो जो एक्सचेंज ऑफ एसेट का जो हमने डिस्कशन किया था उसका छोटा सा इंपैक्ट अभी यहां पे आ रहा है। सर हमने ये बात की थी कि अगर हमें फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट या फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट दोनों गिवन हो, सही है? याद आ रही है बात? तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? यहां पे इस पूरे सवाल में कहीं भी क्लियरली एविडेंट का वर्ड नजर आया है? बोलो भाइयों, हेलो, क्या इस सिनेरियो में क्लियरली एविडेंट की बात कहीं की गई है? बोले, नहीं की गई है। सर अगर क्लियरली एविडेंट नहीं होगा तो वी विल अज्यूम कि क्या होगा? रिलायबल एस्टिमेट हो रहा होगा, ठीक। मैं रिपीट करता हूं, अगर वो क्लियरली एविडेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा तो सर क्या वो रिलायबल भी नहीं है? नहीं यार, अगर क्लियरली एविडेंट की बात नहीं बोली ना तो वी विल अज्यूम कि वो रिलायबली मेजर या एस्टिमेट हो सकता है। सर अगर रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं होगा तो वो बोलेगा। अगर वो बोलेगा भाई ना क्लियरली एविडेंट है ना रिलायबल है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन कौन सा बचता है? अबे भाई कैरिंग वैल्यू तो तुझे पता होगी ना। डन। तो कैरिंग वैल्यू और जो हम कैश वैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसकी मदद से हम मालूम करेंगे कि न्यू एसेट हमारे पास कितने से डेबिट किया जाएगा। समझ आ रही है वाली बात? अब बताइए, यहां पे हमारे पास पुराना एसेट जो है वो कितने का है? 8,70,000 का। ऐसा है तो हम लोग पीपी की कॉस्ट में से कितना निकालेंगे? बोले 870। उसका अलाउंस यहां पे हमें कहीं गिवन है? सवाल में नहीं गिवन। बोले जल्दी से, अलाउंस गिवन है या नहीं गिवन? नहीं गिवन। तो इसका मतलब सर जब हम लोग फॉर्मेट बिछा रहे होंगे, यार इस सवाल में मैंने टाइम लगा दिया, अब थोड़ा सा मुझे एज देंगे, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ूं। सर अलाउंस मालूम करना पड़ेगा, इसका मतलब वर्किंग का नोट देंगे और वर्किंग करेंगे हम बाद में जाके। पहले हम पूरी जायजा ले लेंगे कि हमने क्या क्या काम इसके अंदर करना है। बेटा समझ आ रही है बात? वर्किंग 1 आपको समझ आ गया। चले जी, 2 एंट्रीज बन गई। तीसरी एंट्री जो बनती है, न्यू एसेट डेबिट होगा, कैश बैंक वगैरह क्रेडिट हो जाएगा, और पुराना एसेट जितने में आप सामने वाले शख्स को दे रहे हो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल। क्या अल्फाज होगा? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि न्यू एसेट डेबिट कितने से होना है? बोलिए शाबाश। अब देखें
द बैलेंस ऑफ परचेज थ्रू अ चेक। चले 6C वाली बात तो समझ आ रही है, यानी कि न्यू एसेट डेबिट क्वेश्चन मार्क, बैंक क्रेडिट अलबत्ता कितना 680। अच्छा जी, द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वाज 1130 एंड द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड फॉर, हाँ जी, अब करें तो क्या करें इसमें, फेयर वैल्यू ओल्ड मशीन गिवन है या नहीं गिवन? तो फेयर वैल्यू न्यू मशीन भी गिवन है, फेयर वैल्यू ओल्ड भी गिवन है, फेयर वैल्यू न्यू भी गिवन है, फेयर वैल्यू ओल्ड भी है, फेयर वैल्यू न्यू भी है, कहीं क्लियरली एविडेंट नहीं है। तो सर क्लियरली एविडेंट नहीं है तो उसका मतलब रिलायबल भी नहीं होगा? नहीं यार, रिलायबल होगा सर, अगर वो नहीं होगा तो वो बोलेगा, लेकिन अगर क्लियरली एविडेंट नहीं है तो वी विल अज्यूम कि वो रिलायबल एस्टिमेट जरूर हो पा रहा है। तो सुने, मैंने आपके सामने सिनेरियो डिस्कस किया था, अगर आप उस काम को रिकॉल करना चाहें, सर ओल्ड एसेट की कॉस्ट, अगर मैं वो वैल्यूज भी आपके साथ डिस्कस कर लूं, चले करूं या आगे बढ़ जाएं? सर अगर हमारे पास न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है और हमें ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू भी मालूम है, मैं उसी अंदाज से वो चीज कम्युनिकेट करता हूं। सर अगर हमें ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, रिलायबल है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू मालूम है, रिलायबल है, ठीक है जी। तो मेरे अल्फाज वहां पे मैंने बड़ी जोर से पिच देके बात की थी, मैंने बात ये की थी कि हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर क्या कहता है, हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है क्या, वही उसी टोन में हम यहां पे ये देखेंगे कि हमें न्यू एसेट पढ़ कितने का रहा है, हमें न्यू एसेट यहां पे पढ़ कितने का रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास से जो पुराना एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, बोलिए शाबाश, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बताइए शाबाश कितनी है? 3 लाख, कितनी है बोलिए? 3,40,000। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है? 340 आया। कैश कितना पे कर रहे हैं? 680। तो 340 प्लस 680 इज इक्वल्स टू कितना बना? 1020। तो हम लोग न्यू एसेट को जो अपने पास डेबिट करेंगे ना, वो कितने से करेंगे? 10-20 से। न्यू एसेट डेबिट होगा 1020 से। बैंक क्रेडिट कितने से होगा बोले? 680 से। और पुराना एसेट जिस कीमत पे हमने सामने वाले शख्स को दे दिया, कितनी वैल्यू है? 340। क्या ये वाली बात समझ आई? तो हमारे पास जो तीसरी एंट्री बनी है वो क्या बनी? न्यू एसेट डेबिट 1020। ये 1020 कैसे आया? आप बोले तो मैं मोहब्बत में एक दफा बात फिर से जहनों में बिठा दूं। सर जब फेयर वैल्यू दोनों की गिवन होती है ना और रिलायबल होता है, तो हम वहां पे ये नहीं देखते कि सप्लायर क्या फरमाइश कर रहा है, हम वहां पे ये नहीं देखते कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्या है। सर इन दोनों बातों को रद्द करो, यहां पे ये देखते हैं कि न्यू एसेट हमें पढ़ कितने का रहा। मेरे भाई यहां पे मेरा राइट बनता है कि मैं ये जो इक्वेशन जो बन रही है ना, इसको मैं 1 से 2 दफा आपके जहनों में बात बिठा दूं ताकि इसका हमें बार बार पीछे पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट में हम लोग क्या ऐड करा देंगे? कैश पेड को क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। तो कितना अमाउंट आ गया? 1020 आ गया। तो न्यू एसेट डेबिट हो जाएगा 1020, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितना? 680। और पुराना एसेट जिस कीमत पे हमने सामने वाले बंदे को दे दिया वो क्या वैल्यू है? 340। डन होगी बात? अच्छा जी, तो हमें ये भी बात समझ आ गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर सर ये गेन या लॉस की बात अभी आपने की नहीं है। यहाँ पे गेन या लॉस में भी डिस्कस कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर मुझे अगर पता होती उसकी बुक वैल्यू ना, ठीक, मुझे आप बुक वैल्यू बता दें, मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं कि गेन हुआ इस ट्रांजेक्शन पे या हुआ लॉस। ठीक, अगर मैं आपसे फरमाइश करूं कि मुझे जल्दी से बता दें, सारे काम धंधे छोड़ें और मुझे बता दें कि यार ये जो एसेट हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है, बस मेरी फरमाइश जरा पूरी कीजिए। आगे तो हम बढ़ लेंगे, लेकिन आप मुझे जल्दी से बताओ यूजिंग कैलकुलेटर कि पुराना एसेट जो हम दे रहे हैं उसकी बुक वैल्यू डिस्पोजल के वक्त क्या है, कितनी है? जल्दी से बताइए, सब लोग बताइए प्लीज। मारूक, वानिया, पुराना एसेट क्या बुक वैल्यू बताइए। जी, आपके पास न्यू वाला मिल गया अभी?
न्यू वाला है अभी आपके पास? जी बताइए। चले मैं आपसे 1 to 1 बात कर लूंगा इस हवाले से कि 1130 या 1020, फिर से समझा दूंगा बात आपको पर्सनली। वैसे तो बेटा 1020 वाली बात समझ आ गई है, ये मैंने उसी डिस्कशन से रिलेट किया है जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में किया था और मैंने उसी अंदाज से आपको कम्युनिकेट किया। अभी आप आगे थोड़ा सा बढ़ो, मैं आपको बता दूंगा 1 to 1। मुझे सिर्फ अभी बताएं कि जो एसेट हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो पुराना एसेट की बुक वैल्यू क्या है, ताकि मैं बता सकूं कि मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ। हाँ जी, एहतशाम, आयशा, जवेरिया, जल्दी से बताइए। चलो बुक वैल्यू ना बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो। एक मिनट, कॉस्ट कितनी है इसकी? 870 माइनस, ये बुक वैल्यू बताइए। 49 नहीं, क्या बता रही बच्चे? यार कॉस्ट ही 8,70,000 है तो एक बात बताऊं, अभी पावर शावर का खेल ना खेलें, आप इज्जत से चलें। अभी जब उस पे ग्रिप हो जाए ना तो फिर आप अपने ही वर्किंग को उससे रिलेट करना, अभी पावर को ना छेड़ो। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, इतना छोटा नन्ना मुन्ना से सवाल दिया है। ये क्या है बेटा? नो तैयब, अल्लाह की कसम ये भी गलत है भाई, मुनासिब कर लें, गलत है। कितना आ रहा है? अड़े जल्दी से बता। फालिया 519680 नहीं, इन चीज़ों से मुझे समझ आ रहा है कि मुझे कितना चीज़ों को दोहराना है, ठीक, और कहाँ कहाँ पे मैंने चीज़ों को ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जाना है। बिकॉज यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है, कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, कुछ आप मुझसे सीख रहे हैं। चले जी, इतनी छोटी सी बात की थी, आपने दिल तोड़ दिया यहाँ पे यार। नहीं, अब क्या फ़ायदा, टूटने वाली चीज़ टूट गई। अब हमारी क्लास में अड़े वाले लोग ज्यादा नहीं आ गए। अच्छा भाई, अभी तो सिर्फ एक बात पूछी गई है, सवाल हमने शुरू नहीं किया है, सिर्फ एक चीज जो मैंने आपसे पूछी है उसका जवाब चाहिए। बताइए बेटा, यह एसेट हमारे पास आया कब था? 1 सितंबर 2015 और ईयर एंड है दिसंबर, सही है? इधर 2015 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। मैं पहले ये लंबा प्रोसीजर और फिर पावर शावर लगाऊंगा,
कहने का मतलब ये है, यहां पे तो बेटा हम बात समझ लेंगे, लेकिन प्लीज जो भी हमने नंबर्स को डिस्कस पीछे कर लिया था, अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया तो उसकी हिट यहां पे आपको लग रही है। तो अभी भी वक्त है, हम लोग अपने आप को संभाल लें, किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, बिकॉज वक्त लगता है एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप होने में। बोलिए कितना आएगा, बोले बेटा। 870 मल्टीप्लाई बाय रेट बताओ। हाँ 20% मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 12 58। सही है जी। रुपीज इन थाउजेंड्स में काम कर रहे हैं, ठीक। 58। फिर बताइए क्या होगा, यह आया 58। फिर बोले, थोड़ा सा और नक्श निगारी कर रहा हूं यहाँ पे, 31 12, बोलिए 15। सही है। फिर बोलिए 2016 870, हुजैफा जल्दी बोलो, माइनस 58 इंटू 20%, बोले प्लस। आगे जो बैठते हैं प्लीज मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें यार। 220.4 31 12 16 डन। फिर बताइए 870 माइनस 220.4 तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 130 ही कर लें। 130 बोलो बच्चे। 350। अच्छा जी, 31 12 17 डन। अच्छा जी, क्या मजीद इसमें और आगे बढ़ना है? 17। अब कितने महीनों का मजीद चाहिए? 2018 के। आप लोगों ने जब यहां तक काम सही बता दिया तो जवाब सही क्यों नहीं आ रहा था यार? जवाब आ रहा था 376। 350.4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 25। मेरे पास था 376। नेटबुक वैल्यू बता दे तो 494 आ रही थी, ये किसी के जवाब नहीं आया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना यार। लेकिन मेरे पास देखें इक्का दुक्का का आया होगा ये जवाब, लेकिन आप खुद बताओ ना, मुझे किसने बताया था 376? मैंने आपसे पूछा, बताइए। चले बुक वैल्यू बता दें, चले आप अलाउंस बता दें। एनीवेज हम लोग यहाँ पे भैया चीजें लर्न करने आए हैं और ये सारे डिस्कशन का पार्ट है। मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे मजीद ग्राउंड पे कितना उतरना है, और अगर मेरे पास इस चीज का रिस्पॉन्स तेज आ रहा होता तो मैं एकदम स्पीड पकड़ता। लेकिन आप मुझे बोलेंगी मीना सर जरा मतलब तेज हो रहा है, मैं बोलूंगा मैं यहाँ पे तेज नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग का जो हाल अहवाल है ना वो जरा गड़बड़ चल रहा है। अब सुनिए, वो जो हमने पावर शावर वाली कहानियां की थी, क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाइए। 870 माइनस 58, ठीक है जी। जो भी जवाब आया कि पावर 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 80% की पावर 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 20% करें, इंटू 3 बाय 12 करें। ये आ गया। तो मेरे भाइयों बहनों देखो, आपने थोड़ा सा नंबर्स में ना खुद टाइम लगाना है। मैंने आपको वो वाली बात बार बार रिलेट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे एंड पे बात जो है वो डिलीवर हो चुकी है।
अब हमसे कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, इसका मतलब हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है, और सारा अकाउंटिंग का पर्चा जो है ना ये प्रैक्टिस पे बेस करता है। आपने सिर्फ एक सैंपल देखा, 5 पेपर के सवाल कराने में मैंने पूरी अपनी कोशिश की, बाकी अल्लाह मेरी मदद करे, हम 5 पेपर्स को करेंगे ही ऐसे। अब आपका सिर्फ जिम्मे क्या काम होगा, जो कर लिए ना काम उसी को आपने जरा, और मैंने आपसे बात की है 5 पेपर्स मैंने कवर अप करने, और बुक का जितना भी तकरीबन बड़े सवाल का कंटेंट है वो भी मैंने करना है, आपने अलग से कुछ भी नहीं करना है। क्या ये बात समझ रही? क्या मैं डायरेक्ट ये भी पता कर सकता हूं? अब वो पावर शावर का खेल खेल के आप लोग यहां तक भी पहुंच सकते हैं। एनीवेज, अब सुनो इधर, मैं जरा यहां पे बनाने लगा हूं एंट्रीज। मशीन क्रेडिट हो रही है बेटा इधर 870, इस काम को नोट कर लेना होगा। और क्या होगा बोलिए, एक डन। जब हम लोग बना रहे होते हैं कंपाउंड एंट्री तो मशीन क्रेडिट कितना 870। यार ये काम भाइयों बहनों कॉपी जरूर कर लेना। मैंने आपसे क्या बात बोली है, आपके पास अकाउंटिंग में लेके क्या क्या चीजें आनी है 16 को स्पेसिफिकली लेके, डिस्क्लोजर्स, जर्नल्स और एक्सट्रैक्ट, लेजेस की बात मैंने की नहीं है। दूसरी एंट्री बताओ। ये कर ले इधर, यहां देखो, डन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे बस ऐसे ही पूछते हुए जाता हूं, एक बात सुनो, क्या हम जानते हैं कि इस वैल्यू का क्या करना है? बोलो, इस वैल्यू को कहां ले जाना होता है, जल्दी से बताइए। बोले सर अलाउंस के अकाउंट में डेबिट पे ले जाना होता है और डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट पे। क्लियर हो गई बात? ये कर चुके हैं तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बात बोल रहा हूं। एक, सर ये जो 25.98 आया इसका बताओ। यार पिछला सवाल जान मार चुके हो, 25.98 का मैं अब क्या करूंगा? सर जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे ना तो जो डिस्पोज एसेट का होगा वहां पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट, डन। ये दो बातें, इसका मतलब ये वैल्यू यूजफुल है, ये वैल्यू यूजफुल है। दो, सर सब्र करें, रिमेनिंग वाले एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालने में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। ठीक, वहां पे क्या बात हो रही थी, मैं दोहरा रहा हूं, अच्छा लगे या बुरा मैं यहां पे दोहराऊंगा। रिमेनिंग कॉस्ट मालूम करेंगे कैसे? जो भी ओपनिंग कॉस्ट होगी उसमें से डिस्पोज एसेट जितने भी हुए हैं उनकी कॉस्ट को कराओ माइनस, तो आएगा जवाब क्या? रिमेनिंग कॉस्ट माइनस उसमें से क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे? जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर स्टार्ट पे है उसमें से माइनस होगा। अगर 3 डिस्पोजल हैं तो 3 एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा वाला? ईयर स्टार्ट वाला। अब सुनो, ये जो वैल्यू है, ठीक, इसका हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल का जो किया था, इन वैल्यूज को हमने उठाया था ना, 2 सवाल। तो इसका मतलब 350.4 का भी इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा? जब सर हम लोग रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे ना, तो हमारी वर्किंग जो हमने की है, मैं एक सवाल नहीं 5 पेपर के जितने सवाल आएंगे उसमें वर्किंग का पैटर्न में रखूंगा ये वाला, ताकि मुझे बार बार अपनी वर्किंग को चेंज ना करना पड़े, ताकि आप एक फ्रेम के ऊपर जो है ना 95% सेटल डाउन हो जाए कि भाई वर्किंग का तकरीबन तरीकेकार ये है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को भी हमने क्या करना है, बोलिए, इस्तेमाल करना है। समझ रही बात? तो इसका मतलब ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है और ये भी रेलेवेंट है। एक वर्किंग से हमने 3 काम करने। अच्छा जी, ये हुआ। अब बताओ, न्यू मशीन आई, डन। अब वो जो न्यू मशीन आ रही है हमारे पास, ठीक है जी, इसके लिए हमने क्या किया बेटा? जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट और जब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट दोनों गिवन होंगी और कहीं भी क्लियरली एविडेंट का वर्ड दोनों के साथ मेंशन नहीं होगा, तो सर यहां पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबल एस्टिमेट हो सकती है। तो अगर ये सिनेरियो होगा तो स्टैंडर्ड यहां पे ये कहता है
मैं भी रिपीट कर करके थक गया हूं। यहां पे ये मत देखो कि सप्लायर क्या कहता है, यहां पे ये मत देखो कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है क्या, यहां पे तुम ये देखो कि न्यू एसिड तुम्हें पड़ कितने का रहा है। तो इसके लिए तुमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ओल्ड एसिड की देखो कितनी है। अगर तुम कोई कैश पे कर रहे हो तो क्या करो, ऐड करा दो, और अगर तुम कैश रिसीव कर रहे हो तो क्या करा दे, बोलिए, माइनस करा दे। डन। और तो और सुनो, और तो और वो जो हमारे पास अगर कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह, चले उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड, और अगर कैश रिसीव होता तो क्या करते, बोलिए, माइनस। तो बताओ शाबाश, कितना आया, जल्दी बोले। 1020। यहां पे क्या आया, कैश आया कितना, बोले 680। और पुराना एसेट जिस कीमत पे मैंने सामने वाले शख्स को दे दिया वो कीमत क्या लगी है, बोलिए 340। एक बात बताइए, 340 पे मैंने पुराना एसेट दिया है, हेलो, फायदे में हूं या नुकसान में? सर इस 340 को देख के आप ये नहीं बता सकते कि आप फायदे में हैं या नुकसान में, बिकॉज 340 का सामना जब तक मैं कैरिंग वैल्यू से नहीं कराऊंगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि गेन हुआ या लॉस। हेलो, क्या ये बात समझ आई? सर ये बात वाजे है कि पुराना एसेट में सामने वाले को कितने में दे रहा हूं, बोलिए 340 में। अब मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान, आई रिपीट, इस चीज का पता लगाने के लिए 340 के सामने उस एसेट की क्या रखूंगा, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू रखूंगा। डन। चले जी, मेरे साथ जरा आइए, यहां पे बस ये एंड कर रहा हूं मैं, इधर आओ। यहां पे मैंने बनाया कौन सा अकाउंट, बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। साथ रहिएगा, बोले कितना आया, 870, सही है। न्यू मशीन, ओल्ड मशीन सॉरी, यहां पे आया क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोले 376, और यहां पे न्यू एसेट या न्यू मशीन कितना, 300। बेटा 10-20 नहीं, मैं डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं। मुझे बताओ, 1 2 3, मैंने आपको बोला इन 3 चीजों का टकराव होगा, तो अगर टकराव के बाद बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आती है तो दैट विल बी गेन। चलिए बताइए, 870 माइनस 376 कितना बनता है? 870 माइनस 376 494। डन। अब जैसे ही आपकी जबान में ये अल्फाज आया और आपने देखा 340, यानी कि ये क्या है, कौन सा वाला अमाउंट, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल वाला है ना, ठीक। इसको ट्रेड इन अलाउंस का नाम भी बोलते हैं और इसको पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल भी बोलते हैं। कितना, 340, कितने का आपके हिसाब से, 494, और कितने में आप पुराने एसेट को दे रहे हैं, इसका मतलब यहां पे क्या आ रहा है, लॉस। कितना, 150। बेटा क्या ये बात समझ आई? सुनो, अब आओ, यहां पे हमने एंट्री बनाई, लॉस डेबिट 154 और डिस्पोजल क्रेडिट कितना, 154। ये जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल आपने इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक होगी बात? सर ये सिंपल एंट्रीज हैं। अब अगर मैं कंपाउंड एंट्री देखना चाहूं तो वहां पे क्या होगा, डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा नहीं, क्योंकि जो भी गेन या लॉस आ रहा होगा वो सामने आपको दिख जाएगा। तो सुनो, मशीन क्रेडिट, मशीन क्रेडिट, अलाउंस डेबिट, अलाउंस डेबिट। डन। अच्छा जी, न्यू मशीन, अगर आपने ये 1020 वाला अमाउंट गलत पिक किया, ठीक, तो इसका मतलब जो गेन या लॉस आएगा वो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? मुझे बताइए, कैश कितना गया, 680। ये रहा कैश, ये रहा न्यू एसेट, ठीक। सिर्फ डिस्पोजल को हम यहां पे भी नहीं छेड़े। अब बताइए, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करें, बताइए अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो क्या होगा, गेन, और अगर डेबिट पे आ रही है तो क्या होगा, लॉस। और जो जवाब आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, बोलिए, बोले शाबाश, कितना आ रहा है, लॉस कितना आ गया? ये कोई जबरदस्ती नहीं आया सर, हमने न्यू एसेट, अलाउंस, मशीन, ओल्ड, कैश को रखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो किस साइड पे आ रही है, खुद देख लीजिए, 154 डेबिट पे आ रहा है। तो ये जो एंट्री है ये है कंपाउंड एंट्री। तो आप लोग का सामना जब भी एंट्री से होगा और जब आप सॉल्यूशन आईकैप की टेक्स्ट बुक में
या सजेस्टेड आंसर्स में देख रहे होंगे या आस पड़ोस में जो भी किसी ने काम किया इस हवाले से देख रहे होंगे, तो वहां पे जो आपको दिखेगा वो ये वाली एंट्रीज दिख रही होंगी, ये वाली। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा था वो कुछ ये वाला था। आई होप सो आपको बात समझ आई। और इस बैकग्राउंड की बेसिस पे मैंने यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोला है, बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या नजर आ गया, बोले शाबाश, लॉस। होपफुली ये बात समझ आई होगी। ये एरिया तवज्जो आपकी मांगता था। कल भी हमने कुछ इस पे बात की थी, लेकिन अब जब हमारे सामने वो चीज आई पूरे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, नरेशन के फॉर्मेट में, तो हमने इसको यहाँ पे देख लिया। जाने अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि ये सवाल आप लोगों ने खुद ट्राई करना होगा। बस रीड आउट कर लेते हैं एक दफा थोड़ा सा और। बताओ बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 1 सारे भाइयों को क्लियर है? बोले डन। एक्सक्यूज मी, डन। अभी हम जब पास्ट पेपर करते हैं ना, तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपने आप से सवाल करें कि यार जो भी हमारे सर हैं या जो भी हमें पढ़ा रहा है, क्या वो हमें उस डायरेक्शन में पढ़ा रहा है जिस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो बेसिकली ये उसका सबूत है। एडजस्टमेंट नंबर 3 जरा पढ़िएगा। 1 फरवरी 18 को प्लांट जिसकी लिस्ट प्राइस थी 10 मिलियन एक्वायर हुआ। ट्रेड डिस्काउंट मिला 5% का ऑन द लिस्ट प्राइस। द प्लांट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 अगस्त 2018 आफ्टर इनकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट। राइट, कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि मेरे डिस्कशन के एंड पे मैं पूछूंगा कि ये जो प्लांट आप एक्वायर कर रहे हो ये मेरी बुक्स में कितने से डेबिट होगा, मुझे इसका जवाब चाहिए होगा। तो एक काम करें, 10,000 का स्ट्रेट अवे आप क्या ले लो, 95% ले लो आप। सही है? डन है यहां तक? हेलो। फ्रेट चार्जेस ऐड होंगे नहीं होंगे? तो 10,000 का जब आपने लिया था 95%, उसमें आप ऐड कराओ कितना, 660। डन है? कंसल्टेंट फी 40 ऐड होगी? क्यों नहीं होगी? ओ भाई, हम लोग प्लांट एक्वायर करने जा रहे हैं, हम लोग पूरी मशावरत के साथ जो एक्सपर्ट ओपिनियन होंगे वो लेंगे, तभी तो हम जाके प्लांट में हाथ लगाएंगे। ये कंपल्सरी है भाई, कंसल्टेंट के बगैर हम लोग जो है वो कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऐड, एडमिन एंड जर्नल सर, रिकरिंग कॉस्ट ये ऐड नहीं होती। स्टाफ ट्रेनिंग नो, ओपनिंग सेरेमनी नो। तो इसका मतलब 6, 60, 5, 40, 600 कितना आया, बोले 11,300। अब एक बात सुनना, हेलो जरा बात सुनिएगा। सर, प्लांट जो हमने एक्वायर किया, मेरे साथ रहिएगा, हम लोग इस प्लांट के ऊपर वक्तन फवक्तन खर्चे कर रहे थे। खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, फिर उसकी फ्रेट चार्जेस लगे, फिर क्या हुआ, कंसल्टेंट फी वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब इस प्लांट के ऊपर हमारा काम जारी सारी था। समझ आ रही है बात? तो सुनिए, जब तक प्लांट अवेलेबल फॉर यूज नहीं आ जाता, कुछ समझ रहे हैं मेरे अल्फाज अगले क्या आने वाले हैं? जब तक प्लांट अवेलेबल फॉर यूज नहीं आ जाता, क्योंकि सर खाली प्लांट को लेके हमने चालू नहीं करना सर, उसकी इंस्टॉलेशन है, उसकी टेस्टिंग है, उसके फ्रेट चार्जेस हैं, 10 तरह के हमारे खर्चे हैं। तो सर हमने एक खाता खोला हुआ होता है, उस खाते को हम लोग नाम देते हैं, बोलें CWIP। तो इसका मतलब पीपी के अकाउंट को अगर मैं डेबिट करूंगा, कितना अमाउंट अभी आपने मुझे बताया था, 11,300। तो पीपी का अकाउंट जो डेबिट होगा 11,300, तो ये स्ट्रेट अवे 11,300 पीपी का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ठीक, इससे पहले जो अकाउंट खुला होगा वो कौन सा होगा, CWIP का। तो CWIP का अकाउंट डेबिट हुआ होगा कैश के रेफरेंस से, फिर और कैश के रेफरेंस से, फिर और कैश 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 के रेफरेंस से। और जब वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया होगा तो CWIP के अकाउंट को हम लोग CD नहीं करेंगे। CD करने का मतलब कि अभी भी इसके ऊपर काम जारी सारी है। डन। हम लोग क्या करेंगे, CD कब करेंगे, जब उसके ऊपर काम जारी सारी होगा। और CD कब नहीं होगा, जब वो हमारा CWIP वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, CWIP के अकाउंट को क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और PP का अकाउंट क्या करा देंगे, डेबिट। तो हम लोग अपने PP के अकाउंट को जो डेबिट करेंगे कितने से, बोलो 11,300 से। तो या तो सिंपल मासूम बन जाओ, लिख दो एडिशन। ठीक, और अगर थोड़ा सा और बात को बिल्कुल बारीकी से देखना है
तो एडिशन तो लिख दो, लेकिन एडिशन के साथ CWIP का वर्ड लगा दोगे ना तो क्या ही बात होगी। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट कि एडिशन के साथ आपने क्या लगा दिया, CWIP। हेलो, क्या ये बात समझ आई? चले सर, ये भी बात समझ आ गई। आप बताइए प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है? 1 अगस्त 2018। लेकिन प्लांट खरीदा कब था हमने? 1 फरवरी 2018। तो इसका मतलब 18 से लेके कब तक? जुलाई तक इसके ऊपर सर काम चल रहा होगा। तो इसका मतलब पीपी के अकाउंट को, अब आपको समझ आ रही होगी बात कि पीपी के अकाउंट को मैंने 1 फरवरी को डेबिट नहीं किया होगा, ना फेब में, ना मार्च में, ना अप्रैल में, ना जून में, ना जुलाई में। मैं कब करूंगा पीपी के अकाउंट को डेबिट? 1 अगस्त। तो इसका मतलब पीपी के अकाउंट को जो मैं डेबिट करूंगा वो करूंगा 1 अगस्त। कौन सा? 1 अगस्त 2018 को। एडिशन के साथ ब्रैकेट में लिख कर आऊंगा CWIP। यार भाइयों, बात समझ आ रही है? इसी तरह से आगे देख ले, नंबर 4। ऑन 31 अक्टूबर 2018 another machine was sold for 3,34,000. It was acquired on 1st January 2015 and had a book value of 5,12,000. On 1st January 18 a cost of 25,000 was incurred on its disposal. सुने सर, एक मशीन बेची जा रही है, सुनो, 3,34,000 में। इसकी एंट्री जल्दी से बताना क्या बनती है? कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 3,34 डन हो गया। सर डिस्पोजल में आपने तो एक एंट्री बताई, लेकिन हमारे जहनों में और एंट्री चल रही है। वो क्या क्या? सर ओल्ड एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एक। फिर दूसरी एंट्री क्या बनती है बोलिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। यार ये समझ आ रही है ना बात? सर फिर क्या होता है? अगर एक्सचेंज है तो वही एंट्री बनती है, और अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो सर क्या आ रहा है हमारे पास बोलिए? पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा? यार मैं तेज नहीं जा रहा हूं, वो वाली बात जो मैं कर चुका हूं, इतना राइट बनता है कि मैं उसको वर्बली बोल सकूं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने तवज्जो अलग से दे दी है। तो कैश डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा बोलिए? क्रेडिट। ठीक। गेन या लॉस हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमारे पास उसकी कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू पता होगी, तो गेन या लॉस फौरन हमारे पास आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? अब सर सुनिए, यहाँ पे एक बात और यहाँ पे कर रहा है जो हमने डिस्कस नहीं की है। वो क्या डिस्कस नहीं की है कि सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एसेट को डिस्पोज जब हम कर रहे होते हैं तो उसको बेचने के लिए भी ना हमने कुछ खर्चा करना पड़ता है। ठीक, उस एसेट को बेचने के लिए भी हमने कुछ खर्चा करना पड़ता है। वो छत पे पड़ा हुआ था या हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल कोने खांचे में पड़ा हुआ था, हमने क्या किया? मजदूर लगवाए, वो एसेट निकलवाया, और जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं हमने बोला भाई हम मजदूर से निकलवा लेंगे, ट्रक में लोड करा देंगे, बाकी एसेट हो जाएगा वो आपका। लेकिन उस एसिड को निकलवाएंगे, खड्डे खुड्डे से निकलवाएंगे, उसको ट्रक में चढ़वाएंगे। हमने बोला सर आपने टेंशन नहीं लेना, ये सारी कॉस्ट हम बेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट होती है? डिस्पोजल कॉस्ट होती है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? आपके पास से पैसा जा रहा है, आ रहा है? बोले जा रहा है, कैश क्रेडिट, और डिस्पोजल क्या हो जाएगा? डेबिट। हेलो, क्या ये वाली बात समझ आई? तो डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आर बी क्लियर? अब सुनिए, नंबर 5 में क्या बोलता है कि मशीनरी 20% है, आरबीएम वगैरह वगैरह। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या देता है कि वो बोलता है कॉस्ट अकाउंट बनाओ, अलाउंस अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, और नंबर यहाँ पे दे रहे हैं मेरे ख्याल से 6, 4 इस तरह से कुछ नंबर है। 12 नंबर का सवाल था मेरे ख्याल से, 12 या 18 नंबर, 12 या 16 नंबर का सवाल है। चलिए अगर 4 भी देते हैं, यहाँ पे नजर मुझे आ नहीं रहा, लेकिन जो इन्हें PDF शेयर की हुई है ना, तो वहां पे होगा 4, 4, 4, 12 नंबर का सवाल कम से कम ये है। अब एक बात सुनो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 4 के हवाले से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 4 के हवाले से, जब एसिड हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो एसिड को करते हैं क्रेडिट। हेलो, ठीक है, करते हैं क्रेडिट। अच्छा करते हैं, कितने से करेंगे इसका जवाब देते हैं बस। कितने से? अब मैं अगर पिछले सवाल की बात करूं, वो बात सुनो भाई, वो जो 8,70,000 वाला एसेट था ना, वो तो पता था ना सर 870। सर वो जो 1500 वाला था ना, वो तो मालूम था 1500। डन। सर ये जो अभी एसेट 870 मालूम है ना? डन। मैं पिछले को रिलेट कर रहा हूं। आप मुझे बताओ एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो एसेट हमारे पास से जा रहा है, ठीक, उसकी बुक वैल्यू क्या है? जल्दी से बताइए। कितनी? 512। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? और चूंकि इसने हमसे कॉस्ट अकाउंट मांगा है, तो हमें उस बुक वैल्यू को कहां फिट करें? क्योंकि बुक वैल्यू तो अकाउंट मांगा नहीं है, तो उसने कॉस्ट अकाउंट मांगा है। तो पीपी की कॉस्ट का अकाउंट जब बना रहे होंगे तो डिस्पोज एसेट की जो कॉस्ट होगी ना,
वो माइनस होती है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होती है, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होती है। ये सबक हमने पढ़ लिया है यार, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी। मेरा मासूम से सवाल ये है, बताइए जो ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कितने में कर रहे हैं? 334। डिस्पोजल के वक्त उसकी बुक वैल्यू आ कितनी रही है बोलिए? 1 जनवरी बुक वैल्यू कितनी आ रही है बोलिए? 512। डिस्पोजल पे खर्चा कितना हो रहा है बोलिए? 25। सर ये सारी बातें समझ आ रही है, सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, वो ये कि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी? जल्दी से बताइए। अब वर्कआउट करो भाई, वर्कआउट करो। उसकी बुक वैल्यू, उसकी मुझे बताइए कॉस्ट कितनी है। यार ये सवाल सबको समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? मैं आपसे मासूम से सवाल कर रहा हूं, ये जो भी चल रहा है ना 4 में, उस एसिड की मुझे कॉस्ट बता दो बस। जिन्होंने जवाब मालूम कर लिया अब उनको याद रिलेट कर रहे होंगे, वो जो पावर की जो कहानी हम कुछ कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ। अच्छा एक बात सुनिए बेटा, कितने सालों का था ये? 3 साल। एक बात सुनिए, सवाल दिया मैंने, कॉस्ट इतनी है। अब डेप्रिसिएशन में लेता हूं, कितना रेट है यहाँ पे? अच्छा चलें, 200 लिया, कितना आया? 800। फिर डेप्रिसिएशन कितना? 200 800 का 160। बोलिए कितना आया? फिर डेप्रिसिएशन 640 का 20%। जल्दी बताओ, ये बताइएगा। सही है। इसने हमें, सुनिएगा, ये दे दिया, ठीक, जिसका कोई नहीं है उसका एक्स है, ठीक, ये हम बात जानते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। हम्म 80% की पावर 3 इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 512 डिवाइडेड बाय 80% की पावर 3, x इज इक्वल्स टू बोले 1000। हमने कोई जबरदस्त काम नहीं किया। आपको शायद ये समझ आ रहा हो कि वो जो पावर शावर का गेम था मैं ऐसी शुगल में करा रहा था, अभी आगे चलो तो सही, वो सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको समझ आएगी कि जो मैं क्लास में बार बार करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, और अगर हम उसको कर रहे थे इग्नोर, तो उसकी कॉस्ट हमने कहीं ना कहीं बेयर करनी पड़ जाएगी। समझ रही बात? तो अब ये सवाल जो है आपने ट्राई करना है और इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगली क्लास में आएंगे। सिर्फ मेरे भाइयों बहनों, आपसे मेरी एक नन्ही मुन्नी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे साथ अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, ठीक, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर 10 खामियां होंगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह आपकी हमारी दोनों की मदद करे। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आपके ज़िम्मे सिर्फ क्या काम है? जो हमने सवाल किया था, कौन सा वाला पिछला, फुल स्पीड एंटरप्राइज, यार आप लोग बहुत अच्छे हैं, 1 से 2 दफ़ा लिख के करना है, ठीक। जब उस सवाल पे आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, तो यार ये जो सवाल दिए अल्फा वाला, ये 2 मैं घर से नहीं लेके आया, ये पुराने 5 चैप्टर के सवाल, इनमें आपने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि आगे सिनेरियो जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अगर आपने चीज़ों को यहाँ नहीं संभाला तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आप लोग फिर करके आते हैं, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।